खुद को शैतान का यमदूत बताने वाला कैलिफोर्निया का एक ऐसा डरावना और खूंखार सीरियल किलर जो लोगों के घर में घुसकर पहले तो डकैती करता था, फिर महिलाओं और लड़कियों के साथ और फिर उसे दर्दनाक तरीके से मौत। अगर हम इस हैवान जैसा दिखने वाला इंसान को शैतान भी कहे तो कम ही होगा, पर फिर भी इस बंदे के लाखों में फैन फॉलोअर थे और खास करके लड़कियां। He's a nice person because I've met him. I know. He's convicted of 13 murders. I know. जी हाँ, यह वही सीरियल किलर था जिसके आतंक से कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका 25 साल का बंदा महज 3 सालों के अंदर ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देता है जिसे हम और आप जैसे लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसने 3 सालों के अंदर करीब 13 मर्डर किए, 11 और 14 डकैतियों जैसे अपराधों को अंजाम दिया, वो भी पुलिस को चुनौती दे देकर। ये लोगों के घर में घुसकर हत्याएं करने के बाद पहले तो वॉल पर एक ऐसी छाप बनाकर जाता था जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह जाती थी। पुलिस वाले हर क्राइम सीन पर यही छाप देखते थे, पर फिर भी वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर कौन कर रहा है। पर हाँ, उन्हें इतना यकीन जरूर था कि जो भी कर रहा है वो एक ही बंदा है जिसका नाम था रिचर्ड रामिरेज। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो ट्रू स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ मेरे अब तक की सबसे खतरनाक कहानी हो सकती है। इसके क्राइम करने का तरीका ही कुछ ऐसा था जिसे देखने पर ही रूह कांप जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 18 से जो नीचे वाले हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, भाई आप इस वीडियो से दूर रहें, आपके लिए वीडियो नहीं है। आप अगले वीडियो में आ जाना। व्यू भाई फाड़। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब रिचर्ड महज 10 साल का था। अपने माता पिता के साथ ही टेक्सास शहर में रहता था। हालांकि उसने अपराध की दुनिया को खुद ही नहीं चुनी, बल्कि उसके इस रास्ते में जाने के कारण थे उसके घर वाले ही। जी हाँ, घर वाले। दरअसल रिचर्ड बाकी बच्चों से पढ़ने लिखने में एवरेज था। उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगते थे, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। पर फिर भी उसके घर वालों की अलग ही लेवल की चूल मची थी, खास करके उसके डैडी का। उसके डैडी एक शराबी थे, रिचर्ड को प्रताड़ित करते रहते थे उसकी पढ़ाई को लेकर। पर फिर भी रिचर्ड को पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगते थे। शराब पीकर रिचर्ड को बात बात में पीटते रहते थे, पर फिर भी वो स्कूल जाने को तैयार नहीं होता था। घर वालों से तंग आकर रिचर्ड बहुत बार घर से भागने की कोशिश की, पर एक बार भी सफल नहीं हो पाया। ये सब कारनामों के चलते उसके दिमागी हालत पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रहने लगा, एक नॉर्मल बच्चा से बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से बात करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वो ज्यादातर अकेले ही रहता था और उसे अब अकेले ही रहना पसंद लगने लगी थी। पर इसी बीच एंट्री होती है एक मेन शख्स का, जिसका नाम था मिगेल माइक रामिरेज। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड के चचेरे भाई लगता था और ये अभी अभी वियतनामी युद्ध से लौटकर घर पर आया था। इसने अपनी समय में वो सारी अपराधों को अंजाम दिया जो एक नॉर्मल फौजी ऐसा कतई ना करे। माइक उस युद्ध में शामिल तो जरूर था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ वियतनामी औरतों को अपना शिकार बनाने के लिए। ये बंदा ऐसे ऐसा कारनामे किए उन महिलाओं के साथ कि इसका एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। ये जुल्म करता भी था तो सिर्फ वियतनामी महिलाओं पे। इसने अपने छोटे भाई रिचर्ड को एक ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जो अपने आप में विचलित करने वाली थी। उस तस्वीर में महिला की सर धड़ से बिल्कुल गायब थी और एक कारनामा माइक खुद ही किया था उस महिला के साथ। माइक ये सब बात अपने छोटे भाई को खुलकर बता रहा था, वो भी बिना हिचकिचाए। साथ में उसे नशे करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। रिचर्ड के नजरों में उसके बड़े भाई कोई आइडल से कम नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसके माता पिता उसे प्रताड़ित करते रहते थे, वही दूसरी तरफ उसके चचेरे भाई रिचर्ड की हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार था, जैसा रिचर्ड चाहता था। रिचर्ड सोच लेता है अब वो अपनी आगे की लाइफ बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह जीना चाहता है, जैसे उसका भाई बता रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है रिचर्ड का असली खेल, जो आगे आने वाले समय में करना चाह रहा था। रिचर्ड 10 साल की उम्र से ही वो सारे नशे करना स्टार्ट कर देता है,
जो बड़ी उम्र के लोग भी करने से पहले 100 बार सोचते थे। One of America's most notorious serial killers died this morning in a California hospital. Richard Ramirez, better known as the Night Stalker, who यहाँ तक तो ठीक था कि रिचर्ड सिर्फ छोटे मोटे चोरी करता था, वो भी खाने पीने की चीजों को, और उसके भाई का उस पे कुछ ज्यादा ही नजर थे। वो उसे समझाता है कि भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब करने से काम नहीं चलने वाले, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि असली हीरोगिरी क्या होती है। माइक रिचर्ड को वो सारी रूल समझाता है जो आगे आने वाले समय में करने वाला है, और ये सब करके कैसे पुलिस से बचा जा सकता है। माइक रिचर्ड से बताता है कि देखो, ऐसी जगह चोरी या क्राइम नहीं करनी जो तुम्हें पहले से जानते हो, और करना भी तो ऐसी जगह जो तुम्हारी घर से कोसों दूर हो। घर सुनसान जगह पे होना चाहिए, किसी की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर गलती से कोई तुम्हें देख लिया तो दुम दबाकर भाग लो नहीं, बल्कि उसे गॉड से मिलवाने में थोड़ा भी हिचकिचाना मत, चाहे वो तुमसे अपनी जान की भीख ही क्यों न मांगे। ऐसे ऐसे करना में माइक और रिचर्ड अनगिनत किए, पर वो पकड़े नहीं जाते थे क्योंकि पुलिस की नजर उन पे पड़ती ही नहीं थी। ये अभी तक सिर्फ चोरियां ही किया करते थे, अभी तक किसी की जान नहीं लिए थे, इसलिए हर बार किसी तरह से बच जाया करते थे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेन किया ही नहीं था। पर इसी बीच माइक अपने वाइफ को जान से मारने के अपराध में जेल चला जाता है। 4 साल जेल में बिताने के बाद माइक की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे रिहा कर दिया जाता है, उसे पागल घोषित करके, और ये काम को रिचर्ड अकेले ही संभाल रहा था। वो काफी सालों को अकेले ऐसे कारनामों को अंजाम देता रहा, पर सन 1977 में रिचर्ड भी चोरी के मामले में जेल चला जाता है। हालांकि रिचर्ड का पहला बार नहीं था जेल जाने का, इसके बाद भी 2-3 बार जेल में गया और किसी तरह से हर बार छूट जाया करता था। रिचर्ड वहाँ से निकल कर टेक्सास को छोड़कर कैलिफोर्निया आ जाता है। अब उस समय थे सन 1982, जब रिचर्ड 22 साल का हो गया था। कैलिफोर्निया आते ही रिचर्ड सबसे पहले एक सुनसान घर की तलाश करता है। अकेले देखते ही उस घर में हेल्प मांगने के बहाने से चोरी करने के लिए दाखिल होता है। रिचर्ड जैसे ही उस घर में दाखिल होता है, तभी उसे एक महिला दिखाई देती है, और उसे देखते ही उसके मन में खलबली से मच जाती है। उसकी अब इरादा बदल चुका था। जो महिला हेल्प करने के लिए उसके लिए दरवाजा खोलती है, रिचर्ड उसके साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वो महिला को अपने साथ ऐसी हरकतें को देखते हुए कुछ समझ नहीं पाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हल्ला सुनकर उसके पति जो दूसरे रूम में सो रहा था, वो जैसे ही आता है, तब तक रिचर्ड वहाँ से धूम धमाकर भाग लेता है। The second night, I went into my bed and I laid down on the bed. And he came in, he laid on the bed because, you know, that's right next to you. Right next to me, yeah. रिचर्ड किसी तरह से तो यहाँ से बच जाता है, पर उसके अंदर की जो चूल थी वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो वहाँ से निकलते ही फिर से एक और दूसरी घर में इंटर करता है। वो उस घर में चोरी करता है उस महिला का, और फिर उस महिला को ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसे सोचने के बाद ही भाई रूह कांप जाती है। और रिचर्ड ये कारनामे 1-2 नहीं बल्कि 13 महिलाओं पुरुषों के साथ सेम यही हरकतें करता है। चोरी तो अनगिनत की है, उस पे आरोप भी था कि वो छोटे बच्चों को किडनैप करके बड़ी रकम वसूलता था। रिचर्ड 3 साल तक कैलिफोर्निया के अंदर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहा। कैलिफोर्निया की पुलिस उसे पागल थी उसे पकड़ने के लिए, पर कभी भी पुलिस के हाथ वो लगता ही नहीं था। किसी तरह से हर बार बचकर निकल जाया करता था, पर आखिरकार रिचर्ड भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। अब उसके दुर्भाग्य हो या बैड लक, उसे पब्लिक ने जमकर खातिरदारी की और पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप कहोगे कि पब्लिक आखिर उसे पीटती ही क्यों है, तो मैं बता दूं, पुलिस का तो वो अभी तक हाथ नहीं लगा था, पर पब्लिक उसे जरूर पकड़ लेती है। दरअसल दोपहर के समय में एक कार को सुनसान में पार्क देकर उसे चुराने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्य से उसके मालिक वहीं पे रहता है और उस कार की ओनर और पब्लिक ने रिचर्ड को जम कर देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, उसे पकड़कर अपनी कस्टडी में ले जाती है। रिचर्ड को इन्वेस्टिगेशन रूम में लाया जाता है, इसे बैठाकर इसे पूछताछ किए जाते हैं। इसे सवाल किए जाता है कि बताओ आखिर अपराध की दुनिया को तूने क्यों चुना, आखिर क्या बिगाड़े थे उन लोग जो तुम उन निर्दोष लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाले, आखिर क्यों। रिचर्ड भी अपनी चौकी तोड़ते हुए जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगता है। वो बोलता है कि मैं जरूर बताऊंगा, मैं वैसे भी बताकर अपने मन को हल्का करना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तैयार हो? रिचर्ड बोलता है कि अभी तक हमने जितने भी क्राइम किए हैं उससे मुझे कोई पछतावा नहीं है, और आप लोग हमसे जो जानना चाहते हैं वो हम जरूर बताएंगे, पर यहाँ नहीं, कोर्ट परिसर में, वो भी सभी के सामने।
रिचर्ड को कोर्ट में पेश किया जाता है इसके मॉम डैड के साथ। कैलिफोर्निया के जितने भी विक्टिम थे उनके फैमिली मेंबर की मौजूदगी में इसे पूछा जाता है कि बताओ अब तुम क्या बताना चाहते थे। जिसके बाद रिचर्ड ने जो उगलना स्टार्ट किया उसे सुनकर सबके पसीने छूट गए। कैलिफोर्निया का वो इतिहास जिसे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सबके एक एक करके रोंगटे खड़े हो रहे थे। जज साहब भी परेशान थे कि आखिर कोई इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। जब रिचर्ड अपनी कहानी सुना रहा था तो उसके बीच बीच में जो हंसी थी वो सबको और ज्यादा ही परेशान कर रही थी, मानो शैतान खुद उनके सामने खड़ा हो। सन 1985 रिचर्ड को पकड़े जाने से 3 साल पहले, यानी ये वही दिन था जहां से दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। यानी वही दिन जब रिचर्ड कैलिफोर्निया आते ही सबसे पहले उस महिला के घर में चोरी करने के लिए दाखिल होता है। वहां से तो किसी तरह से बचकर निकल गया था, पर आपको याद होगा वो एक और घर में गया था। हाँ, वही जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो देखो, रिचर्ड वहां से निकलते ही एक ऐसी घर की तलाश में था जहाँ वो आराम से छिप सके। वो देखता है कि ये घर जो सुनसान जगह पे है और उस घर की खिड़की खुली हुई है। गर्मी के समय थे, इसलिए 69 साल की महिला जिनका नाम जानिया बिनको था वो ग्लासो पार्क लॉस एंजलिस में रहा करती थी। रात के समय हो रहे थे, वहाँ पे उस वक्त गर्मी कुछ ज्यादा थी, इसलिए जानिया अपनी घर की खिड़की खोल कर सोई हुई थी। पर उन्हें क्या मालूम था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। रिचर्ड छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उस घर की तरफ पहुंच जाता है। उस घर में दाखिल होते ही वो देखता है कि 69 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला अपनी बेड पे सोई हुई है। वो उस घर में घुसते ही सबसे पहले उस महिला के साथ अपनी सोई हुई शैतान की प्यास बुझाता है। महिला कहीं बताए उससे पहले ही रिचर्ड उसे निपटाना चाह रहा था। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। उस महिला को मारने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी इसी क्रम में उसकी नजर पड़ती है एक टेबल पे चाकू रखी हुई। रिचर्ड उस रखे टेबल पे चाकू उठाता है और उस महिला के साथ बड़ी बेरहमी से गर्दन रेतने लगता है। इतना रेतता है कि जब तक उस महिला की सर से धड़ अलग ना हो जाए। ऐसा काटता है कि उस महिला की सर उसके धड़ से बिल्कुल ही गायब थी। इतना सब करने के बाद भी रिचर्ड को चैन नहीं आती। वो अपने चोरी करने वाले अपने कमर से हथौड़ा निकालता है और उस महिला को तब तक मारता है जब तक कि उसकी बेचैनी कम ना हो जाए। रिचर्ड ने कोर्ट को बताया कि जब ये सब कर रहा था तो 69 साल की महिला जो वृद्ध थी वो अपनी जान की भीख भी मुझसे मांग रही थी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब सुनकर उस कोर्ट परिसर में जितने भी लोग थे सबके हालत खराब होते जा रहे थे, पर रिचर्ड यहाँ तक भी नहीं रुकता। वो अपने भड़ास को किसी तरह से बताकर अपने मन को हल्का करना चाह रहा था। उसने बताया कि उस महिला के बॉडी के साथ ऐसा करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। उस महिला के बॉडी पे उसने सेंटाग्राम भी बनाया जो उसे ये सब देखकर प्रेरित कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसने उस महिला के साथ कई पीसेस में उसकी बॉडी को छल्ली कर दिया। फिर उसके ही घर में अपने बदन पर लगे खून को साफ किया। उसके ही घर के किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाया और उसके सामने बैठकर आराम से बैठकर पिया। कॉफी पीने के बाद अपने काम को अंजाम देने के बाद उस घर को लूटा और फिर वहाँ से दुम दबाकर भाग लिया। ये सब बताने के बाद रिचर्ड फिर से ठहाके लगाकर जोर जोर से कोर्ट परिसर में हंसने लगा। रिचर्ड बताता है कि अभी तक हमने जितनों को मारा है उससे हमें कोई पछतावा नहीं है, बल्कि हम वही जेल के हकदार हैं। ये सब सुनने के बाद उसके ऊपर कई सारे मुकदमे चलाए जाते हैं और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। ये सब फोटो आप देख सकते हैं। ये सब वही विक्टिम है जिनके साथ है ऐसे करतूत किया। For the offenses of murder is charged counts 2, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 24, 29, 30. इस सेंटाग्राम दर्शाता है कि रिचर्ड किस मानसिकता का शिकार था। रिचर्ड शैतान को मानने वाला हमसे था, बल्कि वो शैतान को पूजता भी था। पर एक बात आपने गौर किया, कैलिफोर्निया के अंदर इतने सालों तक रिचर्ड क्राइम करता रहा, पर फिर भी जो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाते थे, आखिर कैसे एकदम से इतने सारे पुलिस उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर कैसे, जो कभी उनके हाथ नहीं लगता था, आखिर कैसे उनसे पकड़ा जाता है। तो देखो, आपको याद होगा कैलिफोर्निया आते ही रिचर्ड सबसे पहले उस महिला के घर में चोरी करने के लिए गया था। जिस महिला के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उस महिला ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती है और यहीं से रिचर्ड के पीछे पुलिस पागल हो जाती है इसे पकड़ने के लिए। रिचर्ड की इंक्वायरी की जाती है, तब पुलिस को पता चलता है कि रिचर्ड कितने बड़े अपराधी था और अभी तक जितने भी कैलिफोर्निया के अंदर क्राइम हुए सब के पीछे इसका ही हाथ था। ये सब जानने के बाद तब पुलिस इसे पकड़ने के लिए और ज्यादा बौखला जाती है।
ये स्केच भी उसी महिला ने बनवाई थी। इसे देखने के बाद पुलिस को और आसानी हो गई थी रिचर्ड को पकड़ने में। रिचर्ड की कानूनी लड़ाई में सन 1989 में रिचर्ड को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते 7 जून 2013 इसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है जब ये 53 साल का था। पर आपको क्या लगता है क्रिमिनल कहीं से पैदा होते हैं? नहीं, बल्कि उन्हें समाज ही ऐसा सीरियल किलर बना देता है। हाँ, शायद उनकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती होंगी कि ऐसे अपराध को अंजाम देने से पहले वो सोचते तक नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा साइको किलर हमारे आपके बीच भी हो सकते हैं, तो बच कर रहना। तो चलो इस वीडियो को यहाँ तक आप देखते हुए आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। इस वीडियो को बनाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गए हैं, इतना तो कर ही सकते हो भाई। और एक बात है, स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए